हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। समाजशास्त्र में जब कुछ नहीं आएगा तो कैसे आप आंसर लिखेंगे, क्या करेंगे उस टाइम पे जब पेपर में आपको समझ में नहीं आएगी भाई क्या पूछ लिया है। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, आपको ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे कैसे समाजशास्त्र में अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं और पूरा का पूरा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा और आ जाएंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर। तो देखिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन में जो भी आप आंसर लिखेंगे उसमें तो आपको टिक करना होता है, तो उसमें कुछ लिखने वाला होता नहीं है, तो अपने हिसाब से आप इसे टिक कर सकते हैं जो भी आपको उस टाइम पे उचित लगेगा। ठीक है, जो मेन बनाने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं जहां से क्वेश्चन की शुरुआत होती है अति लघुत्तरीय प्रश्न की। यहां से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, 3 में 3 पूरा नंबर मिलेगा, बस सही तरीके से आप प्रश्न करके आएगा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे क्वेश्चन है नातेदारी को परिभाषित कीजिए। अब आपके क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नातेदारी क्वेश्चन जो है आप यहां से हेडिंग बनाइए नातेदारी, प्रश्नोत्तर नंबर वगैरह लिख के हेडिंग बनाइए नातेदारी और फिर नातेदारी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, बढ़िया डायग्राम, अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, कई बार मैंने इसके बारे में जिक्र किया है, और यहाँ पे एक लड़की है। अब एक दूसरे को मान लीजिए नहीं जानते हैं, दूसरे से अनजाना भी है, लेकिन अगर इस लड़के का विवाह करवा देते हैं इस लड़की से, तो यहाँ पे जब विवाह हो जाएगा तो इस लड़के का जो पूरा परिवार होगा इस लड़के के परिवार के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे जुड़ा? विवाह के द्वारा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो विवाह होता है उससे नातेदारी बनती है। तो परिभाषा में हम लिख देंगे कि जब विवाह के द्वारा रिश्ता बनता है तो उसे नातेदारी कहा जाता है। सिंपल परिभाषा, छोटा परिभाषा और डायग्राम के द्वारा कन्वर्ट करके अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बाजार व्यवस्था की 3 विशेषताएं बताइए। आप बताइए क्या जिंदगी में कभी बाजार आप नहीं गए होंगे? बिल्कुल गए होंगे। तो वहाँ पे क्या व्यवस्था होती है बाजार में? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लिखना है। कितने सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 पॉइंट मिले, 3 पॉइंट लिखने के लिए आप 3 पॉइंट आपको मिलेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो आप बाजार में तो गए होंगे कभी, वहाँ पे क्या व्यवस्था होती है? पहला पॉइंट, वहाँ पे जो बाजार होता है वहाँ पे सभी दुकान खुले होते हैं। अपने सेंटेंस में लिखिए दुकान खुले होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो दुकानदार होते हैं अपने सामान को बेचते हैं, यानी विक्रय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विक्रय करते हैं, यानी बेचते हैं। पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में वहाँ पे क्रेता होते हैं। क्रेता मतलब होता है कौन? खरीदने वाला। तो वहाँ पे खरीदार होते हैं जो वस्तु क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि बाजार वह क्षेत्र होता है जहाँ पे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की जो सामान है वो उपलब्ध हो जाती है, आराम से मिल जाती है। सिंपल। तो 3 पॉइंट लिख देंगे भैया, 3 नंबर मिल जाएगा पूरा बढ़िया आराम से। देखिए कितने अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है साक्षात्कार पद्धति क्या होती है। तो साक्षात्कार पद्धति जो होती है उसके बारे में लिखना है। साक्षात्कार मतलब होता है साक्षात, आपके सामने कोई कुछ बता रहा है। जैसे आप किसी के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका टीचर है तो टीचर के सामने आप बैठे हुए हैं, तो साक्षात आप टीचर को देख पा रहे हैं और आप अपने टीचर से जो है कुछ सवाल कर रहे हैं या आपका टीचर आपसे सवाल कर रहा है, तो उसमें जो वार्तालाप हो रही है यही साक्षात्कार है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अपनी भाषा में कि जब एक विद्यालय में, ऐसे अपने शब्दों में लिखिए, जब एक विद्यालय में एक अध्यापक अपने बच्चों से सवाल करते हैं तो वही प्रक्रिया या वही विधि साक्षात्कार विधि या पद्धति के नाम से जाना जाता है। सिंपल परिभाषा। ठीक है, ऐसे दोस्तों सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सेंटेंस है। ऐसे ही दोस्तों आप अति लघु का भी बना सकते हैं, लघु का भी बना सकते हैं, विस्तृत का भी बना सकते हैं। तो लघु का देखिए कैसे बनाना है, 6 अंक आपको इसके लिए मिलेगा और कम से कम आपको 1 पेज में आंसर जो है आपको यहाँ पे लिखना है, पूरा 1 पेज में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पूछा कि दिव्यांग की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। दिव्यांग क्या होते हैं? दिव्यांग वो होते हैं जो विकलांग होते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते हैं या फिर कोई समस्या होती है शरीर से, तो उन्हें विकलांग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है
और वो लंगड़ा है, ठीक है, और वो लंगड़ा है, मान लीजिए लंगड़ा है वो, तो अब वो क्या कहेंगे, उस व्यक्ति को लंगड़ा लंगड़ा कहेंगे? नहीं कहेंगे। लूला लूला कहेंगे? नहीं कहेंगे। मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है तो उसे लूला नहीं कहेंगे, ठीक है, कि भैया लूल है, उसे लूला नहीं कहेंगे। कोई लंगड़ा है तो उसे लंगड़ा नहीं कहेंगे। उसे एक सम्मान नाम देते हैं, दिव्यांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिव्यांग कहते हैं। तो जो दिव्यांग शब्द है ये आपका सम्मानीय शब्द है। तो अब यहाँ पे आप सोचिए कि कोई व्यक्ति है, आप किसी लंगड़े व्यक्ति को, किसी अंधे व्यक्ति को, किसी जिसके हाथ ना हो वो व्यक्ति को आप देखिए और उसकी समस्याओं को अपने ऊपर उतार के लिखिए। क्या उसकी समस्याएं नहीं है? बहुत सारी समस्याएं हैं। पढ़ने लिखने में समस्या है, आने जाने में समस्या है, खाने पीने में समस्या है, रहने उठने बैठने में समस्या है, कितनी सारी समस्याएं हैं। लिखो भैया, क्या दिक्कत है लिखने में? बस आप लिखते ही नहीं हैं और कहते हैं हमें आता ही नहीं है। पहले शुरुआत तो करिए, शुरू करते ही नहीं है और फिर कहते हैं कि भैया क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, आता ही नहीं है। ठीक है, शुरुआत करिए दोस्तों, अच्छे तरीके से आप लिख कर आएंगे क्वेश्चन को और अच्छे नंबर आपको प्राप्त होगा। आगे इसमें देखिए क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद के नियंत्रित करने के सुझाव दीजिए, 2+4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे पहले आप बताइए क्षेत्रवाद क्या होता है और क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने का सुझाव क्या है। यहाँ पे 4 अंक आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप पहली डालेंगे क्षेत्रवाद, उसके बारे में आप लिखेंगे क्षेत्रवाद। यहाँ पे क्षेत्र लिखा गया है। क्षेत्रवाद का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक डायग्राम बनाइए यहाँ पे, कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे कुछ क्षेत्र बटे हुए हैं, जहाँ पे कोई एक क्षेत्र ए है मान लेते हैं, कोई एक क्षेत्र बी है, कोई सी है, कोई डी है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या कि मान लेते हैं कि ए वाला जो क्षेत्र वाला है ये अपने क्षेत्र को जब देश से सर्वोपरि मानने लगे, या अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे, या पूरे समाज को कहे कि हमारा जो क्षेत्र है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सब हमसे नीचे हैं, तो इसका मतलब इस भावना को, इस विचारधारा को क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी गांव वगैरह में लड़ाई हो जाती है, तो एक गांव से दूसरे गांव में जब लड़ाई हो जाती है तो लोग अपने क्षेत्र को लेकर एकजुट हो जाते हैं और भाई गजब का हो जाता है लड़ाई झगड़ा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ समझना शुरू कर दें या फिर देश से सर्वोपरि मानने लगे तो उसी भावना को क्षेत्रवाद कहा जाता है। डायग्राम बना दीजिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। अब इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकते है? इसको भाई नियंत्रित करने का सिंपल तरीका ये है कि आपसी जो मतभेद हैं उसको सुलझाना चाहिए। ठीक है, आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए ताकि जो है कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, क्षेत्रवाद की भावना विकसित ना हो। ठीक है, और वहाँ पे आप दूसरे को सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया करनी चाहिए जिससे क्षेत्रवाद जो है वो समाप्त हो सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सारे पॉइंट आप यहाँ पे सेंटेंस को लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ कैसे आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो है आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वित्तीय उत्तरीय प्रश्न, इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। 8 अंक आपको मिलेंगे। कम से कम 2 से 3 पेज में आंसर लिखेंगे तब पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। तो भैया माथा चकरा जाएगा कि पूरा कर लिखे कैसे लिखें, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक और परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे जो औद्योगिक क्रांति दिया, अगर आपको ये आ रहा है तो आप इसे कर लीजिए, नहीं तो नीचे दिया गया है भारत में लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए दोनों देख लेते हैं कैसे कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा औद्योगिक क्रांति, तो आपको हेडिंग बनाना है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस जो औद्योगिक लिखा गया है यानी उद्योग से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति जब मानव, यानी जब मानव क्या करता था, जब मानव समाज, यहाँ पे समाज शास्त्र है तो यहाँ पे समाज ऐड कर देंगे। ठीक है, जब मानव समाज अपना काम हाथ से करता था, ठीक है, हाथ से काम करता था, कुटीर उद्योग करता था, छोटा उद्योग करता था, तो उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता था, लोगों के पास साधन नहीं पहुंच पाते थे, महंगाई बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन जब हाथ की जगह यानी हाथ से जो काम किया थे उसकी जगह पे मशीन आ गया। ठीक है, अब हाथ से नहीं काम बल्कि किससे काम हो रहा है, मशीन से काम हो रहा है। तो आप सोच के बताइए मशीन से काम होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा कि कम? तो जवाब होगा कि ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों के पास क्या होगा, पहुँचेगा। इसका मतलब ये है कि लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तब इसमें सेंटेंस आप डायग्राम बना सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में इसमें आप परिभाषा लिखेंगे कि
जब मानव पुरानी परंपराओं को त्याग करके, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हाथ से काम करते थे, जो छोटे छोटे यंत्रों का प्रयोग करते थे, फिर इसके बाद जब मशीन आ गया तो मशीनों से काम करके जो है उत्पादन को बढ़ाया गया, लोगों के पास संसाधन पहुंचने लगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया परिभाषा, 2-4 लाइन में आप परिभाषा लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा कि इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए, समाज में क्या परिणाम हुए हैं ये आपको बताना है। तो आपका हेडिंग बनेगा सामाजिक परिणाम, आप ऐसे हेडिंग बनाएंगे। पहला ये मेन हेडिंग बनेगा सामाजिक परिणाम, फिर इसके अंतर्गत भी आपका हेडिंग बनेगा। तो आप चाहिए तो आप इसे डायग्राम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए ऐसे करके। तो देखिए डायग्राम बनाने से कई सारे फायदे हैं। दूसरा फायदा क्या है, पहला फायदा क्या है कि डायग्राम बनाने से थोड़ा अच्छा लगेगा, अलग लगेगा। दूसरा पेज भी भर जाता है, ठीक है, ये भी कवर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना डायग्राम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जामिनर भी कहेगा ये पेज भरा गया है। तो छोटा बनाइए, हिसाब से बनाइए, ऐसा नहीं कि पूरा पेज भर देंगे, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। डायग्राम बनाने के बाद इसमें पॉइंट वाइज आप लिखिए, क्या लिखेंगे तो देखिए सामाजिक परिणाम में क्या बदलाव हुआ। जो पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे अब नवीन चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे, तो नवीन तकनीकी आ गई, यहाँ पे नवीन तकनीकी लिख सकते हैं। ठीक है, नवीन तकनीकी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में आपको लिखना है तो आप लिखिए इसके बारे में बना के कि जब लोग मानव समाज पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करता था तो उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाता था, फिर इसके बाद नई नई तकनीकी आ गई जिसका उपयोग करके मानव अपने जीवन यापन में सुधार कर लिया। तो इस प्रकार सेंटेंस बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, समाज में क्या हुआ, समाज में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। जैसे आप अगर शादी की बात कर लेते हैं, ठीक है, शादी की बात कर लेते हैं तो शादी में आज से कुछ साल पहले डीजे नहीं जाता था, लेकिन आज के दिन में डीजे जाता है, बफर सिस्टम होने लगा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बदलाव देखने को मिल रहा है, ये समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस सोच के बना के अपने शब्दों में आप लिखना शुरुआत करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको याद आएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप इसमें लिखेंगे कि जो गांव में लोग रहते थे, जो गांव में लोग रहते थे वो धीरे धीरे शहर में प्लान करने लगे, क्योंकि उद्योग जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए गए, मतलब जहाँ पे स्थापित किए गए वो ज़्यादा शहरों के पास स्थापित किए गए, तो लोग गांव से शहर में जाने लगे। ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे थे यानी बाल श्रम ये भी बढ़ गया, बच्चे भी काम करने लगे, महिलाएं भी काम करने लगी। ये सब क्या है, ये सब भैया, ये सब महिलाएं काम करने, ये सब क्या है, ये समाज में परिवर्तन है, ये बदलाव है। ठीक है, जो संयुक्त परिवार हमें गाँव में देखने को मिलता था वो अब एकल परिवार में कन्वर्ट हो गया, अब लोग शहर में जाकर एकल परिवार में जीवन व्यतीत करते हैं। तो कितने सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसमें आप बना के लिखिए अच्छे से। आप कम से कम अगर 2 पेज भर देते हैं ना तब भी 8 में से कम 6 नंबर मिल जाएगा आपको। और 6 नंबर अगर आप मिल जाते हैं आपको तो कम नहीं है, बना के लिख रहे हैं 6 नंबर मिल रहा है, कम नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के लोकतंत्र में दबाव समय की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। अब आप क्वेश्चन मान लीजिए आपको लिखना है, इसको नहीं आ रहा है तो इसमें लिख सकते हैं भारत में लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र वो होता है इसमें जनता सरकार चुनती है। ठीक है, जनता सरकार बनाती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो पहले आप लोकतंत्र की परिभाषा लिख दीजिए कि लोकतंत्र होता है जिसमें जनता सरकार चुनती है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक परिभाषा कहा था कि जनता के लिए जनता का सरकार ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो अगर आपको परिभाषा याद है तो आप उनकी परिभाषा ले सकते हैं, नहीं याद है कोई बात नहीं। अब इसके बाद आगे लिखा दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब होता है कि यहाँ पे दबाव लिखा गया है। दबाव का मतलब क्या होता है, जिससे पे किसी प्रेशर पड़ रहा हो, जैसे आपके ऊपर एक दबाव होगा परीक्षा को लेकर कि एग्जाम आ रहा है भैया, करीब आ चुका है यार, एग्जाम शुरू हो चुका है, दबाव आ रहा है आपके, प्रेशर आ रहा है आपके ऊपर। तो यहाँ पे जब आपके घर के द्वारा, यानी जो आपका घर का समूह है, आपके घर के समूह मम्मी पापा भाई बहन सब आपसे कह रहे हैं कि पेपर आ गया, पढ़ नहीं रहे हो, बताओ पेपर आ चुका है, कब पढ़ोगे तुम। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आपका जो समूह है, नहीं घर का जो पूरा परिवार है, वो आप पे दबाव डाल रहा है कि भैया पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब जो समूह है वो दबाव डाल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे है कि जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक दल होते हैं, वो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी सरकार पर दबाव डालती है कि आप किसी प्रकार से जनता के हित के लिए काम करिए, जनता की भलाई के लिए काम करिए, और जनता जैसा चाहती है वैसा काम करिए, क्योंकि जनता ने आपको चुना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिखिए, फिर इसका भूमिका बताना है, फिर उसका मूल्यांकन करना है कि जब जो
लोकतंत्र है ये कैसे दबाव समूह पे काम करती है और कैसे जो सरकार होती है वो उसका कैसा जनता के प्रति नज़रिया होता है उसका मूल्यांकन करिए। ऐसे सेंटेंस सोच के बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे इनको भी आप लिख सकते हैं कि करके बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको हिंट मिल गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट करिएगा, जवाब को दिया जाएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।